हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही शानदार पोयम जो कि एक रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स ने लिखा है, टू ऑटम। एक्चुअली ये एक ओडे है जिसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है इस पोयम के बारे में कि ये पोयम जो है वो पर्सनिफिकेशन करके लिखा गया है, यानी कि ऑटम को पर्सनिफाई किया गया है। सबसे पहले हम जॉन कीट्स के बारे में जान लेते हैं। तो एमंग द रोमांटिक पोएट्स, यानी कि रोमांटिक इरा के जो पोएट्स हैं उनमें कीट्स, जिनका जन्म 1795 को हुआ था और डेथ 1821 को हुआ था, was the last to be born and the first to pass away। कहने का मतलब है कि बहुत ही छोटी उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। अगर आप ईयर का गैप देखेंगे कि 1795 को बर्थ हुआ और 1821, यानी कि जस्ट अगर आप देखेंगे 26 ईयर की इनकी छोटी सी लाइफ थी, लेकिन उन्हें बहुत ही ग्रेट वर्क्स किए थे जिनमें एंटीमियन, हाइपेरियन एंड द फॉल ऑफ हाइपेरियन ये कुछ मोस्ट है। इसके अलावा इनको लार्जली जो फेम मिला है वो मोरालिटी के लिए मिला है, और जो इनके 5 बहुत ही महान जो ओडे लिखे हैं इन्होंने, उन ओडेज में है एक है ओडे टू साइक, ओडे ऑन मेलनकोली, ओडे टू नाइटिंगेल, ओडे ऑन ए ग्रेसियन अर्न एंड ओडे टू ऑटम। अगर इनकी बात करें इनकी पोएट्री की तो वो बहुत ही रिमार्केबल है। लव फीचर जो है इनका ग्रीक के प्रति, यानी कि हेलेनिज्म के प्रति वो साफ दिखाई देता है, और ग्रीक से ही मीन्स ये बहुत ज़्यादा प्रेरित है। और वहाँ इनकी जो पोएट्री है और पोएट्री की ख़ास क्वालिटी जो है वो एक बहुत ही अच्छी इमेजिनेशन है। यानी कि इनकी पोयम को पढ़ते पढ़ते आप जो पोयम में डिस्क्राइब किया उसकी बहुत अच्छी पेंटिंग भी आप बना सकते हो। यानी कि बहुत ही पिक्टोरिकल क्वालिटी इनके पोयम में आपको मिलेगी। जैसे हम इस पोयम को पढ़ेंगे ओडे टू ऑटम या टू ऑटम, तो आप समझ जाएंगे कि ये किस तरह के पोएट थे और उसकी क्वालिटी क्या है। बहुत ही, और अगर आप खास करके लिटरेचर प्रेमी हैं, यानी कि लिटरेचर को लव करते हैं, पढ़ना सुनना आपको अच्छा लगता है, तो बिल्कुल ये पोयम आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। और ये रोमांटिक इरा की पोयम है इसलिए और ज़्यादा अच्छी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही शानदार पोएट ने इसको लिखा है। आपने जॉन कीट्स के बारे में सुना होगा, आप सर्च कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर की हम पोयम को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पोयम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये पोयम में 3 स्टेंजा है और हर स्टेंजा में 11 लाइन्स है। ऑटम को पर्सनिफाई किया है और अकॉर्डिंग टू अ माइथ, और हम बोल सकते हैं कि माइथ के अकॉर्डिंग जो लोग हैं रोमन के, वो लोग ऑटम को एक देवी मानते हैं, ठीक है। और ये हार्वेस्ट के देवता, तो एक पेंटर हुआ था और पेंटर ने एक पेंटिंग जो आपके सामने है ये पेंटिंग बनाई थी। और इस पेंटिंग को बनाया था वो 1590 या 91 में पेंट किया गया था। एक इटालियन पेंटर था जिसका नाम था ग्यूस्पे आर्सिम बोल्डो। इस व्यक्ति ने जो है इसको पेंट किया था, बाद में पेंट किया था यार, लेकिन इससे पहले इन्होंने एक हेड बनाया था, यानी कि सर बनाया था ऑटम का। और वो सर भी आपके सामने दिख रहा है कि कैसा बनाया गया था। और ये इससे पहले सेम पेंटर ने 1573 में बनाया था। तो यहाँ पर आपको इसको देखकर और ज़्यादा अच्छे से ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली में ऑटम जो है वो होता क्या है। ऑटम का जो सीज़न है, हम अपने इंडिया में इसको पतझड़ का मौसम भी कहते हैं, जो कि मार्च अप्रैल में होता है और उस समय फसल के पकने का खास मौसम होता है, ठीक है। तो उसी को यहाँ पर पेंट करने की कोशिश करी है पोएट ने, या पिक्चराइज करने की कोशिश करी है। तो चलिए 1 बाय 1 स्टेंजा की लाइन के थ्रू हम समझ लेते हैं कि कहना क्या चाहते हैं। सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। सीजन, ऑटम को यहाँ पर सीधे कॉल करके कह रहा है कि ऑटम तुम एक ऐसा सीज़न हो जो मिस्ट यानी धुंध से भरा हुआ, एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। तो मेलो जो फ्रूटफुलनेस होता है, मेलो का मतलब होता है मधुर, और फलों को पकाने वाला, ऐसा तुम जो है वेदर हो या मौसम हो, सीज़न हो। क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। कहने का मतलब है कि तुम मैच्योरिंग सन, यानी कि आपको पता है दिन बड़े होने लग जाते हैं, गर्मियों के दिन शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए मैच्योरिंग सन, और सन का तुम बहुत ही इंटीमेट फ्रेंड हो, यानी कि बहुत ही क्लोज दोस्त हो। अब हिंदी में अगर हम बात करें तो मधुर फलों को पकाने वाले ऑटम
तुम एक धुंध भरा मौसम हो, परिपक्व होते हुए सूर्य का तुम घनिष्ठ मित्र हो। कंस्पायरिंग विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेज, और तुम्हारे दोस्त के साथ मिलकर तुम क्या साजिश करते हो, तुम फलों को पकाने यानी कि कई सारे जो फल है उनको पकाने की साजिश करते हो। विथ फ्रूट एंड वाइन्स दैट राउंड द हेज एव्स रन, और जो घरों के जो छप्पर है उन छप्पर के जो बालकनियाँ टाइप जो होती है, या हम बोल सकते हैं जो छज्जे होते हैं, उनसे लटकी हुई जो वाइन्स है जो कि उनसे राउंड राउंड शेप में लटकी हुई होती है, उनको फलों से लदा देते हो। टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज, और जो कॉटेज के आसपास जो कॉटेज है उसके आसपास के जो एप्पल ट्रीज जो लगे हुए हैं उनको तुम फलों से इस तरह लदा देते हो कि वो वजन के मारे झुक जाए। एंड फिल ऑल द फ्रूट विथ राइपनेस टू द कोर, और हर एक फल को अंदर तक जो है वो पूरी तरीके से राइप कर देते हो, पका देते हो। टू स्वेल द गॉड, और जो गॉड यानी कि लौकी है उसको फुला देते हो। एंड प्लम्प द हेज़ल शेल्स, और जो हेज़ल शेल्स यानी कि जो अखरोट है उसको भी तुम प्लम्प कर देते हो यानी कि मोटा थिन कर देते हो। विद अ स्वीट कर्नेल, और इसके अंदर जो गुठली है वो बहुत मीठी हो जाती है यानी कि इनके जो नट्स है वो मीठे हो जाते हैं। टू सेट बडिंग मोड, और अब और भी फूल यानी कि लेट समर या लेट फ्लावर जो है अब भी आना बाकी है, और कुछ कलियां जो है वो अब भी खिलने बाकी है। एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, और ये जो स्टिल लेटर फ्लावर्स यानी कि बाद में आने वाले जो फूल है, ये बाद में आने वाले फूल अभी भी जो है वो आना बाकी है। और ये किसके लिए है? उन हनी बीज के लिए जो हनी बनाती है। अनटिल द थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज, उनको ऐसा लगता है यानी कि फूलों की जो वार्मथ है उन मधुमक्खियों को अब भी वो फील कर सकते हैं। फॉर समर हैज़ ओवर ब्रीम्ड देयर क्लेमी सेल्स यानी कि जो प्लंग्स रहते हैं यानी कि जो पंखुड़ियाँ रहती हैं फूलों की, उनमें चिपके हुए भौरे और जो मधुमक्खियाँ हैं वो अब भी एंजॉय कर सकती है यानी कि अपनी हनी को बना सकती है। कहने का मतलब है ऑटम को कॉल करते हुए कहता है कि ऑटम जो है वो मिस्ट और जो जनरल सेंस में वो कहना चाहता है कि एक अबेंडेंस से भरा हुआ मौसम होता है। वो कहता है कि यू आर एन इंटीमेट फ्रेंड ऑफ सन, तुम एक सन का इंटीमेट फ्रेंड हो, काफ़ी क्लोज फ्रेंड हो, जिसकी गर्मी और लाइट यानी कि जो प्रकाश है वो मदद करता है सभी तरह के फूलों को और वेजिटेबल्स को ग्रो करने में और पकने में। कहता है पोएट कि तुम्हारा जो काम है वो सन के साथ मिलकर इन फ्लावर्स को, जो फल है, इन फलों को जो है वो बड़ा करना और इनको पकाना है। जो कि जो फार्म हाउस वगैरह है उनके जो रूफ है उसकी जो एजेस है, मीन्स रूफ के जो किनारे हैं वहाँ पर जो लटकी हुई बेलें हैं वो उनको इस तरह से वेटेड कर रहे हो कि उनके जो फल है वो भारी होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो राउंड शेप्ड हो गई है। इसके अलावा जो एप्पल ट्रीज़ है वो भी थोड़े से झुक गए हैं क्योंकि वो पूरी तरीके से फलों से लदे हुए हैं। तुम हर एक फल को कम्प्लीटली पकाने में मदद करती हो। तुम्हारे जो गार्ड्स है यानी कि जो कहने का मतलब गार्ड्स मीन्स जो होता है वो लौकी होती है, तो लौकी को तुमने स्वेल कर दिया यानी कि फुला दिया है। और जो हेज़ल सेल्स है उनको तुम्हें मोटा फेट कर दिया है, और उनके जो नट्स हैं इनसाइड के उनको तुमने बहुत मीठा कर दिया है। तुमने और क्या किया? वो आगे कहता है कि तुमने बना दिया जो सेल्स है उनको ग्रो करके मोटा कर दिया है। इसके अलावा जो फ्लावर्स है, नई बर्ड्स यानी कि नई कलियां अब भी खिल रही है पेड़ों पर और वो अब भी ग्रो हो रही है यानी कि फ्लावर में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पर वो आगे कहना चाह रहा है कि जो बर्ड्स है वो अब फूल में कन्वर्ट हो रही है, और जो बीज है यानी कि जो हनी बीज है वो वहाँ पर इकट्ठा हो रही है, और उनकी जो पॉलन मीन्स जो रस जहाँ से निकलता है, उनके जो कलियाँ हैं फ्लावर की जो पंखुड़ियाँ हैं उन पंखुड़ियों में वो बैठकर हनी जो है वो ले जा रहे हैं। ये जो बीज है ये सोच रहे हैं कि तुम्हारी जो वार्मथ है वो कभी ख़त्म नहीं होगी यानी कि तुम्हारी जो गर्मी है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। यहाँ पर गर्मी का मतलब जो सॉफ्टनेस या जो लव है तुम्हारा वो कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि समर डेज जो है उनमें भी जो फूल हैं, जो पंखुड़ियाँ हैं वो अब भी खिली हुई है, और हम इसी हेल्प से जो है वो क्या बना सकते हैं? बीहिव्स बना सकते हैं यानी कि जो मधुमक्खियाँ कह रहे हैं कि हम छत्ते बना सकते हैं।
अब जो हनी है वो ओवरफ्लो होगी, कहने का मतलब है जो हनी से हमारा जो छत्ता है वो भर जाएगा। तो पहले स्टेंजा होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब दूसरे स्टेंजा की तरफ चलते हैं कि पोएट क्या कहता है। हु हैज़ नॉट सीन थी ऑफ एमिड था स्टोर, कह रहा है कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसने तुम्हारे भंडार को देखा नहीं है या तुम्हें ऑब्जर्व नहीं किया है। समटाइम्स, कभी कभी, हुएवर सीक एब्रोड में फाइंड, जो व्यक्ति बाहर होता है या दूसरे देश में होता है अगर वो भी ढूंढता है तो तुम उसको नज़र आ जाती हो। कैसे नज़र आती है? थी सिटिंग केयरलेस ऑन ए ग्रेनी फ्लावर, और जो ग्रेनी फ्लोर है, ग्रेनी फ्लोर मीन्स जो धान्यागार या धन, जहाँ पर धन धान्य यानी कि अन्न रखते हैं या जो क्रॉप जो फसल रखते हैं उसकी बिल्डिंग पर तुम केयरलेसली बैठी हो, लेजीनेस के साथ बैठी हुई तुम नज़र आती हो। थाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोविंग वाइंड, और हल्की हल्की जो हवा चल रही है और जो हल्की तेज हवा चल रही है उसमें तुम्हारे सॉफ्ट हेयर्स जो है वो उड़ते हुए नज़र आते हैं, देखे जा सकते हैं। और उन्हें हाफ रिब्ड फरो साउंड अस्लीप, और तुम खेतों में जहाँ पर फसल जो है वो कम्प्लीटली अभी कटी नहीं है या उसकी हार्वेस्टिंग नहीं की गई है वहाँ पर तुम सोती हुई सुनाई देती हो। ड्रॉस्ड विद द फ्यूम ऑफ पपीज़, और पपी की जो फ्यूम है, जो मदहोश कर देने वाली उसकी फ्यूम है वो। वाइल थाई हुक, और तुम अपने कभी कभी जो है हुक मतलब कि जो हैंगर रहता है उसको कहते हैं, और स्पेयर्स मीन्स पार्ट्स होते हैं। द नेक्स्ट स्वेथ एंड ऑल इट्स ट्विंड फ्लावर्स, तो जो सूखी घास है वो घास के कट जाने के बाद उसको यहाँ वहाँ जो बिखरी है तो उसको तुम एक लेबरर जो रहता है उसकी तरह तुम नज़र आती हो कि जो उसको उठाते हुए तुम भी उसको उठाते हुए नज़र आती हो। एंड समटाइम्स लाइक ए ग्लीनर थाउ दोस्ट कीप, और जिस तरह से एक ग्लीनर यानी कि जो इकट्ठा करने वाला काम करने वाला व्यक्ति उस घास के टुकड़े और उन फ्लावर्स को कलेक्ट करता है उसी तरह से तुम भी नज़र आती हो, यानी कि कभी कभी एक लेबर की तरह वर्क करती हुई नज़र आती हो। स्टडी थाई लेडन हैड एक्रॉस ए ब्रूक, ब्रूक मतलब होती है नैरो स्ट्रीम, और यहाँ पर लेडन मीन्स भारी यानी कि फलों से फूलों से लदा हुआ तुम्हारा सर जो है वो लगातार उस बहती हुई स्ट्रीम या नदी को देखता रहता है। और बाई ए साइडर प्रेस विथ पेशेंट लुक, और तुम्हारे बिल्कुल पेशेंट लुक के साथ तुम जो है वो जो जूस होता है यानी कि जो एप्पल का जूस होता है, ठीक है, उस जूस के जो पल्प होती है वो किस तरह से अलग की जाती है, बड़े आराम से बड़े प्यार से उसको देख रही हो। लास्ट में इस लाइन में कहता है कि थाउ वॉचेस्ट द लास्ट ओजिंग आवर्स बाई आवर्स, और दिन प्रतिदिन और घंटे दर घंटे जो ऑटम बीतती जा रही है, निकलती जा रही है, हर एक उस घंटे को तुम जो है वो क्या कर रही हो, ओजिंग। ओजिंग का एक्चुअली मीनिंग होता है बहना। तो यहाँ पर जो है वो दिन जैसे जैसे बहता जा रहा है उस दिन के साथ तुम भी जो है वो धीरे धीरे बहती जा रही हो। अब शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं एक बार और। पोएट ये कहता है कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसने ऑटम को जो है यानी कि तुम्हें ऑब्जर्व नहीं किया है। ऑटम तुम तो ऐसी हो जो कि हर जगह तुम्हारी ब्यूटी जो है वो हर जगह पाई जाती है और हर जगह कोई भी देख सकता हो, चाहे वो किसी भी कंट्री का रहने वाला होगा। कोई भी पर्सन जो तुम्हें ढूंढता है उसको तुम्हारी जो इधर उधर वॉन्डरिंग करता है उसको तुम कहीं पर भी दिख सकती हो। और कहाँ कहाँ दिखती हो, जैसे कि तुम शायद बैठी हो कहीं पर और वो ग्रेनरी फ्लावर्स है उसके ऊपर या उसकी बिल्डिंग पर तुम बैठी हुई हो, और जो हवाएं हैं उनके जो झोंके आ रहे हैं, ठीक है, उन हवाओं के झोंकों से तुम्हारे जो बाल हैं वो हल्के हल्के उड़ रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जो है वो तुम्हें ढूंढ सकता है या तुम्हें देख सकता है सोती हुई उन खेतों में जहाँ पर अभी हार्वेस्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, जो क्रॉप ग्रो हुई है वो अभी कम्प्लीटली हार्वेस्टेड नहीं हुई है, वहाँ पर तुम्हें देखा जा सकता है। क्योंकि तुम्हारे जो सोने का जो समय, जो सोने का जो आनंद है, खास करके जो पपीज़ है उनकी जो फ्यूम है, ठीक है, उसके थ्रू तुम्हें वहाँ पर सुना जा सकता है। इस केस में कि तुम्हारे जो साइक है जो यूज़ की जाती है यानी कि क्रॉप्स को काटने के लिए जो सामान होता है उसको यूज़ किया जाता है, तो उसके काटने की जो आवाज़ आती है वो हर कहीं सुनी जा सकती है। दूसरा वो कहना पोएट ये चाह रहा है कि जो लास्ट समय आता है जब फल पक जाते हैं और नेक्स्ट टाइम जब कहने का मतलब जो फ्लावर्स है उनको बचाने के लिए, जिस तरह से कटने से उनको बचाने के लिए एक हार्वेस्टर जो है वो काम करता है या मज़दूर जो काम करता है, तुम भी कभी कभी अपने उन फ्लावर्स को बचाने का काम करते हुए नज़र आती है। जैसे कि तुम्हारी पिक्चर जो है वो
फील्ड में जो हार्वेस्टिंग करते हुए लेबर की तरह तुम दिखाई देती हो। कहने का मतलब है कि ऑटम के सीज़न में जो लेबर्स है वो खेतों में काम करते हैं, तो उनको देखकर पोएट कहता है कि ये तुम हो। तो वो ऑटम को कह रहा है कि ये तुम हो जो खेतों में काम कर रही हो या लोगों से तुम काम करवा रही हो। ऐसा ऑब्ज़र्व कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तुम एक स्ट्रीम को जो बह रही है, तुम उनको अपने जो फुल हैवी आपका हेड है उससे तुम देख सकती हो। और जो हेड है वो जो हैवी कैसे हो गया है, वो फ्रूट्स और लीव्स, पत्तियाँ, फल और जो फूल है उनसे भारी हो गया है। और तुम पेशेंटली यानी कि बिल्कुल शांति के साथ जो साइडर मेकर है यानी कि जो मशीन होती है जूस बनाने की, उसको तुम जूस बनाते हुए देख रही हो। और वो मशीन जो कि आवर्स एंड आवर्स जो है यानी कि घंटे दर घंटे चलती जा रही है और फलों को जो एप्पल का जूस है उसको बनाते जा रही है। तो उन एप्पल जूस को बनते हुए तुम देख सकती हो और देखी जा सकती हो। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है तुम्हें कहाँ कहाँ ऑब्जर्व कर सकता है। ये सारी जो डिटेल है पोएट ने इस स्टेंजा में हमें दी है। नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ चलते हैं कि वो इसमें उनको किस तरह से, तो नेक्स्ट स्टेंजा में वो कहते हैं कि किस तरह से ऑटम चली गई है या स्प्रिंग चली गई है। कहते हैं वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, बसंत के वो गीत कहाँ गए। ए वेयर आर दे, अगेन वो रिपीट करते हैं, अरे वो कहाँ गए। थिंक नॉट ऑफ देम, उनके बारे में क्यों सोचना था। हिज थाई म्यूज़िक टू, तुम्हारा अपना भी म्यूज़िक है, तुम्हारा अपना भी जो गीत है, संगीत है, तो हम उनकी परवाह क्यों करें जो चले गए। While bare clouds bloom the soft dying day, और वो कह रहा है कि धीरे धीरे गुजरते हुए दिन के साथ जो आसमान में एक बादल खिल जाता है, जो कि बरसात वाला नहीं होता है, सफ़ेद बादल जो होता है उसको बेयर क्लाउड बोला है, वो खिला हुआ है। डाइंग डे का मतलब होता है कि धीरे धीरे गुजरते हुए दिन के साथ जो बादल आसमान में खिला हुआ है। एंड किस तरह से मीन्स आप मौसम का एक इमेजिनेशन कर सकते हो कि किस तरह से एक म्यूज़िक क्रिएट होता है। और म्यूज़िक जो है या म्यूज़िक का जो नोट है उसमें कौन कौन एलिमेंट्स का काम करते हैं और किस तरह से उस म्यूज़िक को और खूबसूरत और मीन्स मधुर बनाने की कोशिश वो करते हैं। तो उनको वे बोल रहा है कि सीन कुछ ऐसा है, तुम्हारे म्यूज़िक जब कंपोज होता है तो उसका सीन कुछ ऐसा है कि शाम का ढलता हुआ वक्त है, आसमान में हल्के फुल्के बादल जो है खिले हुए हैं। एंड टच द स्टबल प्लेन्स विथ रोजी ह्यू, और स्टबल प्लेन्स का मतलब ये है कि जो मैदान है जहाँ पर खूंटी नुमा जो फसलें काट देने के बाद जो उसका पार्ट बच जाता है नीचे का, तो ऐसे जो रोज़ी ह्यू मीन्स गुलाबी कलर का जो रंग है या गुलाबी छटा जो है उन खेतों में, उन मैदानों में अब बिखरी पड़ी होती है जब शाम का समय है। और फिर क्या होता है, देन इन ए वेल फुल चॉयर द स्मॉल नेट्स मोर्न, और नेट्स जो है वो एक पक्षी होता है जो कि एक पक्षी होता है, वन मक्खी जिसको अपन बोल सकते हैं। तो वो पक्षी नहीं एक मीन्स एक कीड़ा होता है, एक मक्खी होती है। तो बोल रहा है कि किस तरह से तुम्हारे जाने के समय एक मक्खी जो है वो वेलफुल चॉयर मीन्स रोते हुए समूह गान कर रही है और अपनी मॉर्निंग मीन्स अपना शोक व्यक्त कर रही है। एमंग द रिवर शेलो बोर्न अलूफ, और रिवर के बहते हुए पानी के साथ साथ जो ध्वनि है उनकी वो अलूफ्ट मीन्स और ऊपर उठ रही है, थोड़ा ज़्यादा हो रही है आवाज़। और शिंकिंग एज द लाइट वाइंड लाइव्स और डाइज, और जैसे जैसे श्रिंक हो रहा है मतलब उसमें डूबती जा रही है, जिस तरह से हवा तेज हो रही है वो ध्वनि वो आवाज़ है वो ज़्यादा हो रही है और कम हो रही है, इस तरह से उसका बैलेंस बना हुआ है। एंड फुल ग्राउंड लेम्स लाउड बीट फ्रॉम हिली बोर्न, और हिली बोर्न जो पर्वती इलाका है यानी कि पहाड़ियों का जो इलाका है उनके जो किनारे हैं जहाँ पर जो फुली ग्राउंड लैम्स मीन्स जो भेड़ के बच्चे हैं और वो किस तरह से पूरे परिपक्व, फुली ग्राउंड मीन्स एडल्ट हो चुके हैं या ग्रोन हो चुके हैं, वो किस तरह से लाउड बीट मतलब मिमियाहट की आवाज़ होती है ना, मैं करके करते हैं वो, तो ऐसी आवाज़ से जो उनके
जो हिली इलाका है वहाँ से पूरा उस आवाज़ से भरा हुआ है। यानी कि शाम का समय भेड़ पालने वाले लोग जो अपनी भेड़ों को घर लेकर उनके बाड़ों तक ले जा रहे हैं, तो उनके बाड़ों में ले जाते हुए उन जो लैम्स है यानी कि भेड़ के बच्चे हैं जो कि फुली ग्रो हो चुके हैं, उनकी आवाज़ें तेज सुनाई दे रही है। हैच क्रिकेट सिंग्स, और ये भी एक इंसेक्ट होता है क्रिकेट जिसको झिंगुर बोला जाता है। तो वो झिंगुर जो है वो गा रहा है, एंड नाउ विच ट्रेबल सॉफ्ट, और इस तरह से जो आवाज़ जो है वो ट्रैबल सॉफ्ट में आ रही है। और इस ट्रैबल सॉफ्ट का जो मतलब होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रैबल सॉफ्ट का सीधा सा मतलब है कि जो ट्रैम्बलिंग की आवाज़ है, यानी कि जब वो गा रहे हैं जो क्रिकेट है, वो जब गा रहा है तो वो कंपकपाती हुई आवाज़ में गा रहे हैं, तो वो आवाज़ साफ सुनी जा सकती है। द रेड ब्रीस्ट विसल्स, और ये एक रॉबिन पक्षी होता है जिसका जो ब्रेस्ट है मीन्स जो सीना है वो रेड कलर का होता है, तो वो विसल्स यानी कि सीटी बजा रहा है फ्रॉम ए गार्डन क्रॉफ्ट, और एक गार्डन क्रॉफ्ट से यानी कि अपने बाड़े से जो है वो आवाज़ लगा रहा है, यानी कि सीटी जो है वो बजा रहा है। जो फेंस वाला गार्डन है, आसपास फेंस लगी हुई है, ऐसे गार्डन में वो बैठा हुआ जो है रॉबिन, वो क्या कर रहा है, गाना गा रहा है, सीटी बजा रहा है। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काईज, और आसमान जो है वो चिड़ियाओं से भर गया है, और ये चिड़ियाँ जो है वो क्या कर रही है, अपना गाना गा रही है, चहचहाट मचा रही है। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन करता है कि अरे कहाँ गए वो म्यूज़िक जो कि कैरेक्टराइज्ड स्प्रिंग म्यूज़िक है, जैसे कि पक्षियों का गुनगुनाना या पक्षियों का गाना, चहचहाट करना। तो स्प्रिंग के सीज़न में जो बजने वाला म्यूज़िक है वो कहाँ गया है, वो रिपीट करके कहता है कि अरे वो कहाँ गया है। अब वो कह रहा है कि नहीं इसके बारे में सोचना बेकार है, स्प्रिंग का जो भी गीत था, संगीत था, वो तो अब चला गया है, और वो टाइपिकल म्यूज़िक तो चला गया, लेकिन ऑटम को वो कह रहा है कि तुम्हारा खुद का भी एक टाइपिकल म्यूज़िक है जो कि हम सुन सकते हैं। जो बैकग्राउंड है तुम्हारे म्यूज़िक का, वो उसके लिए वो सीन क्रिएट करता है। वो बोलता है कितना ब्यूटीफुल सीन है जो कि शेडोड है क्लाउड से, यानी कि जो क्लाउड है वो आसमान में इवनिंग के समय में एक्सपांड हो रहे हैं, खिले हुए हैं। और इसके बाद जो सनलाइट है वो धीरे धीरे हल्की होती जा रही है, और पिंक कलर जो है वो बिखेर रही है उन खेतों में जहाँ पर फसल काट ली गई है, और उनके जो नीचे के हिस्से रहते हैं वो बाकी रह गए। उन खेतों में पिंक लाइट जो है, या पिंक प्रकाश, गुलाबी जो रंग है उसकी छटा बिखरी हुई है, जहाँ पर हार्वेस्ट कर लिया गया है। तुम्हारा जो म्यूज़िक है उसमें नेट्स जो है उसका साउंड, यानी कि उस मक्खी का साउंड जो है इंक्लूड है। इसके अलावा जो मक्खी है वो मॉर्निंग कर रही है, यानी कि मॉर्निंग साउंड उसका आ रहा है, और वो रोते हुए ऐसा गा रही है। और जैसे जैसे जो रिवर बैंक है, यानी कि नदियों के जो किनारे है, उसके आसपास वो बैठकर गा रही है। और दूसरा वो कह रहा है कि आगे वो कहता है कि जिस तरह से जो ये अपना वाइंड है, जो हवा है, तो जो साउंड जो हो रहा है उन मधुमक्खियों का या उन मक्खियों के गाने का, ये साउंड हवा की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा सुनाई दे रहा है। यानी कि ऊपर नीचे हो रहा है तो वो साउंड हवा के, यानी कि डाइंग एंड लिविंग जो होता है, मतलब कि हवा जैसे कम हो रही है ज़्यादा हो रही है, उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से उनका आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही है। दूसरा वो बोल रहे हैं कि जो लैम्स है, यानी कि भेड़ के जो बच्चे हैं, वो अपना साउंड, जो बै का साउंड है, वो साउंड क्रिएट कर रहे हैं उनके उन फेंस जो कि हिली एंटवर्स, यानी कि हिली एनक्लोजर में है, यानी कि पर्वतों के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर फेंस लगाकर जहाँ पे उनको बांध रखा है या रोक रखा है, वहाँ से वो बै का साउंड जो है वो पूरी तरीके से गूंज रहा है। इसके अलावा जो क्रिकेट का जो सिंगिंग का आवाज़ है वो झाड़ियों से, यहाँ पर हैज क्रिकेट का मतलब है कि वो झाड़ी नुमा जो लाइन लगी हुई है वहाँ से वो क्रिकेट का जो सिंग करने की आवाज़ जो है वो आ रही है। इसके अलावा जो रेड बीस्टेड पक्षी है, यानी कि जो रॉबिन पक्षी है जिसका गला जो है लाल कलर का होता है, उसका सीना, वो सॉफ्टली विसल की आवाज़ कर रहा है, यानी कि वो विसल बजा रहा है और छोटे से गार्डन में वो बैठा है। इसके अलावा अंत में वो कहता है कि तुम्हारे साउंड में जो चिड़ियाँ हैं उनके जो फ्लॉक्स है, मीन्स जो उनके झुंड है, वो आसमान में किस तरह से उड़ रहे हैं, और एक साथ ही जो है वो डार्कनिंग होते हुए आसमान में, यानी कि अंधेरे से छाते हुए आसमान में धीरे धीरे अंधेरा जो हो रहा है शाम के समय में, उसके साथ जो है वो भी गीत गा रहे हैं या अपना ट्विटरिंग कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।